दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले 2 वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना। काफ़ी सारी कंपनीज है, स्टॉक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, टेक्निकल फंडामेंटल्स के ऊपर बातचीत हमने यहाँ पे की है। यूएस मार्केट पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो डाउ जोन्स अभी 1% के आसपास नीचे है, 412 पॉइंट्स की मंदी। साथ में नैस्डैक को देखने चले तो नैस्डैक भी अभी 1% के आसपास नीचे है। फैंग की बात करें तो फैंग भी 1% के आसपास नीचे है। यूएस मार्केट ड्रॉप, और अगर इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन करें निफ्टी की तो कल निफ्टी भी नीचे खुलना चाहिए। अभी गिफ्ट निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। यूएस के स्टॉक्स अभी नीचे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो अब बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों ट्रंप ये कहता है कि ईरान अग्री कर चुका है कि न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाएगा। तो ये सब बकवास बातें हैं। एक्चुअल जब तक आपके सामने एग्रीमेंट नहीं पहुंचे, फाइनल जो सिग्नेचर है ईरान के नहीं पहुंचे, जब तक ऐसी बातों को नहीं मानना है। बाकी मार्केट ऐसी बातों को मान के रिएक्शन दे देता है, जिसका फ़ायदा ऑब्वियस है ट्रेडर्स या जो भी मैनिपुलेटर है मार्केट के वो उठा रहे हैं, और उसी के बेसिस पे ये सब चीज़ें आगे चल के चलती रहेगी। ऐसा मुझे लग रहा है कोई हो सकता है कुछ महीने तक ये सब चीज़ें अपने को कंटिन्यू होती हुई देखने को मिले। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। एफआईज ने आज क्या किया। एफआईज ने आज बेचा है तकरीबन 5,000 करोड़ रुपीस के आसपास का स्टॉक्स। कल के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंडिया को जो बीट करने वाले मार्केट है, ताइवान है, साउथ कोरिया है। अब इंडिया 7वें नंबर पे आ चुका है। पहले इंडिया 5वें नंबर पे था, फिर ताइवान आता है इंडिया को पीछे करने के लिए, अब साउथ कोरिया इंडिया को पीछे कर चुका है। साथ में हमने ये भी देखा कि इन मार्केट्स के अंदर क्या है, ग्रोथ अच्छी है, सेमीकंडक्टर की वजह से अच्छी अर्निंग्स आ रही है, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल हो चुकी है उस वजह से। उसके बाद में हमने ये देखा कि इनके ऊपर टैक्स नहीं है, मतलब एफआईज टैक्स पे नहीं करते हैं इनके ऊपर जो भी कैपिटल गेन होते हैं। अगर एफआईज को भी टैक्स लग रहा है कुछ कुछ मार्केट के अंदर, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पे करना होता है टैक्स, बट इंडिया में वैसा नहीं है। एफआईज को इंडिया में हाई टैक्स पे करना पड़ रहा है बाहर की जो साउथ कोरियन ताइवान मार्केट्स के कंपैरिजन में। प्लस रुपीज़ भी डेप्रिशिएट कर रहा है कि वो प्रॉफिट निकाल भी लेंगे तो रुपीज़ में कमाएंगे, जो कि डेप्रिशिएटिंग एसेट है, और प्लस नंबर्स भी अच्छे नहीं आ पा रहे कंपनीज के। तो एफआईज का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में आना वो बहुत ही टफ है इस सिचुएशन के अंदर। आगे चलते हैं, क्रूड को देखते हैं। देखो दोस्तों क्रूड अभी के समय है 2% ऊपर। अब ये वही प्राइस है जो हमने आज के फर्स्ट वीडियो में देखा था। क्रूड के अंदर कुछ खास हलचल फिलहाल नहीं है, लेकिन ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। अभी ट्रंप की कुछ ना कुछ न्यूज़ भी आएगी, क्रूड ऊपर नीचे भी जाएगा। ईरान को भी फ़ायदा उठाना है इन न्यूज़ का, इन अप्स एंड डाउन्स का। क्रूड आगे चल के ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक न्यूज़ आती है जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं, रात के 8 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि यूएस क्रूड ऑयल सप्लाई ये ड्रॉप कर चुकी है एसपीआर के अंदर लोएस्ट लेवल पे। यानी क्रूड जो एसपीआर में जाता है यूएस की तरफ से, अब वो काफ़ी कम जा रहा है। एसपीआर मतलब स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो ट्रंप यहाँ पे क्यों क्रूड देगा जब ट्रंप उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, उससे पैसे बना सकता है। मनी मिंटिंग की जा रही है, क्रूड को ऊपर लटका के रखा जाएगा आगे तक के लिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, और डेटा को देखकर भी ऐसा ही हिसाब किताब आता है। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी को झटका लगा है थोड़ा, 1% के आसपास ये भी नीचे है। कल देखते हैं कि क्या मार्केट नीचे जाता है या नहीं। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कल भी मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है। और मैं पहले ही आपको बता देता हूँ इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। हो सकता है थंबनेल पे आप एक ही टॉपिक देखो, 2 टॉपिक देखो। मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पे होंगे, स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत होगी, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे सीखने को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है उदय कोटक। कल इनका ट्वीट आया था लेट नाइट को, और ट्वीट के अंदर इन्होंने ये कहा कि गूगल जिसके पास में कैश सरप्लस काफ़ी ज़्यादा है, उसने अनाउंस किया है एडिशनल कैपिटल रेज जो कि $80 बिलियन का है। अब गूगल का एनुअल प्रॉफिट कितना है, 160 बिलियन का है। कैपिटल रेज कितनी करेगा गूगल, 80, यानी जितना एनुअल प्रॉफिट उसका हाफ रेज करने वाला है। अब 80 बिलियन तो गूगल को 6 महीनों में मिल जाता है। फिर क्यों जरूरत पड़ रही है गूगल को इतना अमाउंट रेज करने की। देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में गूगल ने $62 बिलियन का प्रॉफिट किया था। मार्केट कैप आप देख सकते हैं $4.5 ट्रिलियन का है। ये इतना पैसा होने के बाद भी क्यों कैपिटल रेज की जा रही है। एक ही रीज़न है एक्सपेंशन, एक ही रीज़न है इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, जो अपनी आईटी कंपनीज नहीं कर पा रही है। आईटी कंपनीज के पास में सॉलिड कैश रिजर्व है। आईटी कंपनीज के जो भी मैनेजमेंट के अंदर है उनको डिविडेंड मिलता है अच्छा खासा, तो ये डिविडेंड के रूप में पैसा देती हैं। तो अल्टीमेटली डिविडेंड अपने हाथ में आता नहीं है,
जो ये काम करते हैं लोग बड़े मैनेजमेंट टीम में जो करोड़ों अरबों की सैलरी उठाते हैं, उनके हाथ में डिविडेंड आता है। सो इंडिया में ये है, इंडिया फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करता है, टेक की बात कर रहा हूँ मैं, और डिविडेंड की जो इनकम है वो मिलती है। सो यहाँ पे कहा है कि ये वेकअप कॉल होनी चाहिए हर एक कंपनीज के लिए, ताकि वो इन्वेस्ट करे फ्यूचर में। बाय द वे आईपीएल खत्म हो चुके हैं, तो काम धंधे पे वापस आ जाओ, ऐसा यहाँ पे कहना है। सो आप कितना अग्री करते हो इस बात से, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने उसके लिए अपोजिट भी कहा है कि बैंक्स खुद लोन नहीं देते हैं, कैपिटल कहाँ से रेज करें। बैंक्स भी उनको लोन देता है जिनको पैसे की आवश्यकता नहीं होती, और ये फैक्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ठीक है, ये एक टॉपिक है, देखना पड़ेगा। बाकी हाँ, ये इससे अपन क्या सीख सकते हैं, गूगल जो कि यूएस में लिस्टेड है, तो यूएस इन्वेस्टिंग जो भी कर रहा है वो अभी तक सही जा रहा है, क्योंकि यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस अभी ग्रोइंग पाथ पे है इंडिया के कंपैरिजन में, फिलहाल इस टाइम के लिए काफ़ी सॉलिड है। जब चीज़ें रिवर्स होगी तो उस हिसाब से देखेंगे, पर अभी तो ऐसा लगता नहीं है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर है उदय कोटक, इनका जो कहना है ना कहीं यहाँ पे फिट भी बैठ रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 की जो अर्निंग्स है ना वो लोएस्ट हो चुकी है पिछले 21 क्वार्टर्स में, यानी पिछले 21 क्वार्टर्स की सबसे खराब अर्निंग्स अभी अपन देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है जो अपने को मिलेगी अपॉर्चुनिटी वाइज, अपन देखेंगे यहाँ पे। देखो हुआ क्या है एक्चुअली, कि जो टोटल प्रॉफिट है ना वो 47% का है, पिछले साल 51% का था। चलो इसको हटाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 8 जो क्वार्टर्स गए हैं पहले के, वो सिंगल डिजिट प्रॉफिट में आए हैं। मतलब 11-12% की ग्रोथ आती थी, फिर इन्फ्लेशन होता था, तब जाके अपन सोचते थे 7-8% का ये जो ग्रोथ है अपने को मिलेगी, 7-8% इन्फ्लेशन, फिर 8-9% की ग्रोथ, ऐसे करके अपने को 10-12% के CAGR निफ्टी से मिल सकता है। लेकिन कभी क्या होता है, ज़्यादा भी मिलेंगे, कभी कम भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी सिचुएशन है कि सिंगल डिजिट में कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ग्रोथ देना, ये बात किसकी हो रही है, निफ्टी 50 की। ये थोड़ी सी चौंकाने वाली चीज़ है, यानी स्लो ग्रोथ का इंडिकेशन है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है, कॉन्ट्रास्ट आप देखोगे ना तो इसमें क्या बता रखा है कि 3081 लिस्टेड कंपनीज ने इंक्रीज किया अपना प्रॉफिट 15% के साथ में, सेम पीरियड जहां पे निफ्टी सिंगल डिजिट के साथ में बढ़ रही है, यहां पे डबल डिजिट की ग्रोथ आई है छोटी कंपनीज में। इसका मतलब क्या है, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है लार्ज कैप कंपनीज को अर्निंग ग्रोथ में। देखो ये तो होना है, ये भी फैक्ट है, आपको बताइए, क्योंकि छोटी कंपनी का प्रॉफिट कम होता है तो वो परसेंटेज बेसिस में ज़्यादा दिखता है। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, कैसे अपन इसको, या इन्वेस्टर इसको कैसे मोनेटाइज कर सकता है, कैसे इसको प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, वो खेल आगे चल के देखते हैं। तो चलो ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा करी निफ्टी के कंपैरिजन में, ये अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं, या जो बड़ी निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, वो बैंकिंग फाइनेंस अच्छा नहीं करा, उस वजह से FMCG IT ये अच्छा नहीं कर पा रही है, स्लोअर परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। अब जो छोटी कंपनीज होती है ना उसमें बैंकिंग फाइनेंस आता है कुछ खास, ना IT आता है, ना FMCG आता है, उसमें आती है कैपिटल गुड्स या फिर बाकी और सर्विसेज वाली कंपनीज होती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज होती है, वो आती हैं, तो वो कंपनीज ज़्यादा अच्छा कर रही है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, स्मॉल एंड मिड कैप, या स्मॉल देखते हैं अपन अभी सबसे पहले। ठीक है, स्मॉल ही देखेंगे मतलब इस वीडियो में। सो स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे ना, आई थिंक वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। निफ्टी नहीं पहुंचा क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अगर नंबर्स सपोर्टिव रहे तो डेफिनेटली यहाँ पे अर्निंग्स हो सकती है, चाहे लार्ज कैप में नहीं बनेगा तो स्मॉल एंड मिड कैप में बन सकता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी क्रिटिकल होती है, जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। वो क्या होता है, उसमें आपको नंबर्स देखने होंगे, जिन कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उनके ऊपर दाव खेलना पड़ेगा। जैसे बालाजी एमाइंस, पिछले वीडियो में एग्जाम्पल के लिए हमने देखा, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा था, तो मैंने आपको काफ़ी सिंपल करके बताया। कुछ न्यूज़ आ रही है, फ्यूचर अर्निंग्स अच्छी आ सकती है, कुछ चाइना की न्यूज़ है। अल्टीमेटली अर्निंग्स आनी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट आना चाहिए। तो या तो वैसे देखेंगे, या नहीं समझ में आता है, हमने ये देख लिया कि स्मॉल कैप 15% के साथ में बढ़ रहा है, लार्ज कैप सिंगल डिजिट के साथ में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कैटेगरी ग्रो करेगी। तो कैटेगरी के लिए क्या कर सकते हैं, फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये भी आसान नहीं है, इसमें आपको देखना है, आप स्टॉक तो लेते नहीं हो यहाँ पे, आप
फंड मैनेजर खरीदते हो, एक तरह से आप उसको पे करते हो, तो आपका सारा जो खेल होता है फंड मैनेजर का होता है। अब काफ़ी लोग आपको क्या सिखाते हैं यूट्यूब पे या कहीं और, कि फंड मैनेजर को आपको देखना है कि उसने कितनी पढ़ाई कर रखी है, उसके पास में कौन कौन सी डिग्री है, उसके पास में कितना एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने बैठेगा तो समझ में आएगा नहीं। आपको सिंपल से ये देखना है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो काम कैसा कर रहा है, सिंपल सा फंडा है। अब काफ़ी लोग ये देखेंगे कितने CAGR उसने दिए, वो भी नहीं देखना है, उससे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ देखनी है। फर्स्ट आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, या फंड्स के ऊपर ये जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ वो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। तो ये जो फंड है ये ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, क्यों है? फर्स्ट आप देखोगे तो इसने इक्विटी के अंदर 86% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैश 13% है, तो ये सही है, मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए 13% कैश इसने रखा हुआ है। कई आपको स्मॉल कैप फंड मिलेंगे जो कैश में नहीं है, वो भी नीचे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी पॉइंट है कि फंड मैनेजर यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। टेक कम है, चलो ठीक है, स्मॉल कैप में क्या होता है, एक फायदा ये कि टेक वाली जो कंपनीज है वो काफ़ी कम है, तो स्मॉल कैप इस वजह से भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यूएशन का खेल है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्निंग्स तो अच्छी आ रही है, लेकिन ऐसी कंपनीज जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और जिनकी वैल्यूएशन कम है, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा फंड जिसका पोर्टफोलियो सस्ता है, वैल्यूएशन के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा करेगा। एग्जाम्पल अपन इसका देखें तो इसकी पी रेशियो कितनी है, 18। बीटा मतलब जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग कितना वोलेटाइल है, तो एक बेंचमार्क होता है, एक से ऊपर होगा तो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है ना उससे ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है ये, यानी उससे ज़्यादा वोलेटाइल है। एक से नीचे है तो उससे कम है, तो ये एक से नीचे है, अच्छी बात है। अल्फा मतलब एक बेंचमार्क स्मॉल एंड मिड इस स्मॉल कैप इंडेक्स का, अल्फा जितना ज़्यादा होगा ना उतने ज़्यादा रिटर्न्स ये निकाल रहा है, यानी उतना ज़्यादा इंडेक्स को ये बीट कर रहा है। तो अल्फा कितना है, 10 का, बहुत अच्छा है। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ आपको ये फंड खरीदना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वैल्यूएशन जहाँ पे कम है और नंबर्स जहाँ पे अच्छा आ रहे हैं, क्योंकि नंबर्स अपन ने देख लिए, 3000 स्टॉक्स के 15% की ग्रोथ है, यानी इन कंपनीज में भी ग्रोथ होगी। तो पॉइंट ये है कि कौन कम वाली वैल्यूएशन की स्टॉक्स खरीदता है, अपने पोर्टफोलियो को बनाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक और फंड को देख सकते हैं जो कि है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये अभी अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे है तो ये भी स्मॉल कैप। इसके 5 साल के CAGR 14% के हैं, आई थिंक इसके ज़्यादा थे। तो अब इसमें क्या है, इक्विटी चलो 90% है, कोई बात नहीं है, टेक भी 7% है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यूएशन कितनी है, 30 की है, बीटा ठीक है, अल्फा काफ़ी कम है, रीज़न ये। सो अगर कोई देखना चाहता है फंड तो वो इस तरह से अपनी स्टडी कर सकता है, और जो फंड मैनेजर है ऑब्वियस है वो रहेगा, ये हम मानेंगे। अगर मान लो 5 साल बाद 10 साल बाद फंड मैनेजर चेंज होता है और उसका इन्वेस्टिंग अप्रोच ही चेंज हो जाता है, कि वो 18 के पी पर मेंटेन करा था पहले, अब वो 30-35 के पी पर रखने लग जाता है, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर हुआ था, वो चेंज हो गया था एकदम से, तो फिर तेज भी बड़ी होगी, गिरावट भी बड़ी होगी। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं जब भी कोई फंड खरीदते हैं, लोग ये देखते हैं एक्सपेंस रेशियो, ये सब चेंज होता है, एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस पे बदलते हैं, कभी और आपको डिटेल में बताऊंगा। तो स्मॉल एंड मिड कैप ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लार्ज कैप की कंपैरिजन में, और उसका किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, जो कि है निर्मला मैम। यहाँ पे बातें चल रही है कि टैक्स कम हो सकता है, ठीक है, बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑफिशियल्स ने कहा था कि ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे। लेकिन देखो अभी भी कुछ न्यूज़ आ रही है, वो ये न्यूज़ है ना, ऑफिशियल तो नहीं है, रेड बॉक्स करके एक कंपनी है, ब्लूमबर्ग कंपनी है, इनकी तरफ से आ रही है कि भारत सरकार डिस्कस कर रही है कि कैसे अपन FPI के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। भारत सरकार यहाँ पे रीअसेस करिए LTCG को, हो सकता है कम कर दें, ये रेड बॉक्स का कहना है। सो ये भी अभी मार्केट के अंदर काफ़ी चर्चा में, देखते हैं कम होता है नहीं होता है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि टैक्स कम भी होगा अगर आप ग्रोथ नहीं दोगे, करेंसी आपकी नहीं मजबूत होगी तो FIs तब भी बेचेगी। सो मेन जो गोल है ना वो करेंसी और अर्निंग्स का है, जो अपने हाथ में है ही नहीं एक्चुअली, अभी वो ट्रंप के हाथ में है सब कुछ। सो दैट्स वाई कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। देखते हैं सरकार को क्या लगता है, सरकार को लगता है कि टैक्स कम करना चाहिए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और नहीं तो फिर चीज़ें तो है ही ख़राब। अब देखिए दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं, सीखते हैं यहाँ पे। देखो कल मैंने आपको कहा था कि स्प्लिट एंड बोनस, ये जो भी न्यूज़ आती है ना, उसके पीछे भागने से कुछ होता नहीं है। कल ही हमने बात की थी E2E की, 5% आज LC में चला गया, ठीक है। स्प्लिट की न्यूज़ आ रही है, ये एक्स डेट 5 जून है, उससे पहले ये लुढ़क गया आज। कल ही अपन ने ये स्क्रीन देखी थी, यहीं पे बातचीत अपन कर रहे थे,
और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब ये भाग चुका है 160-150%, तो ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट में कुछ बचता नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी ख़राब होता है। और स्प्लिट एंड बोनस की न्यूज़ की वजह से अगर ये चला होगा तो ये गिरेगा भी, वैसे यही बात मैंने आपको कल कही थी। प्लस एक और चीज़ हमने देखी कि जब ये यहाँ से ब्रेकआउट कर गया था तब भी वो ब्रेकआउट करने के बाद गिरा था। ये ब्रेकआउट वापस से हो चुका है, देखते हैं नीचे आता है या नहीं आता है। सो दाव खेलना है नंबर्स पे, स्प्लिट एंड बोनस पे नहीं। और एआई का जो भी था, जितने भी नंबर्स थे वो सब कैप्चर इसमें हो चुका है। सो ऑल टाइम हाई वाली कंपनी इसमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, और जो घूम रही है नीचे से कंपनी उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए। यहाँ से अपने को सीखने को मिल जाता है। इसके बाद में BHEL, देखो इससे भी सीखते हैं। यहाँ पे 1.40% की गिरावट आई है और ये कलेक्शन में रहेगा कल, कुछ बड़ी न्यूज़ है उसको चेक कर लेंगे आगे चल के। फिलहाल आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं 2000% के, लेकिन ये 2007 में एक टॉप बना और 2010 में एक टॉप बना। अब उसके ऊपर स्टॉक जा चुका है, यानी मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ऐसे में स्टॉक दौड़ लगा देता है, बहुत चलता है। अब देखो यहाँ पे ये देखना है कि क्या नंबर्स सपोर्टिव है। सो 2006-07 में इसका प्रॉफिट कितना था, 2385 करोड़। ये आपको स्क्रीनर या कहीं पे मिलेगा नहीं, तो यहीं पे आप देख सकते हैं इसको। और 9-10 में कितना था, 4310 में ये पीक पे था 6000 करोड़ का। क्या अभी प्रॉफिट 6000 करोड़ है? नहीं, अभी आप 1600 करोड़ का, 500 करोड़ का देख सकते हैं, जो कि 3 गुना हो चुका है। लेकिन ये 6000 करोड़ नहीं है, ये स्क्रीनर पे भी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब जितना प्रॉफिट पहले था उससे ज़्यादा भाग चुका है, यानी पीई मल्टीपल की वजह से ये चला है, पी री रेटिंग की वजह से चला है, ना कि अर्निंग्स की वजह से। सो ये थोड़ा सा संभलने वाली बात है। बाकी चलो ठीक है, एफआई और डीआई दोनों इसमें खरीद रही हैं, तो अगर इसमें पीई री रेटिंग हो गई है तो सही है, नहीं तो फिर ये अर्निंग से बहुत आगे जा चुका है। ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही है। अब देखिए न्यूज़ ये है कि BHEL ने सिक्योर किया है 2500 करोड़ रुपए का ऑर्डर, जो कि नाइजीरिया से इसको मिला है, नाइजीरिया से। अब इसका रिएक्शन होगा कल, देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है, स्टॉक किस तरह से चलता है। टेक्निकली तो काफ़ी सही है, स्टॉक सपोर्टिव है, सब कुछ ठीक है। मंथली चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं बड़े रेसिस्टेंस रीटेस्ट हुए हैं, उसके बाद में ब्रेकआउट किया है। सो टेक्निकली ठीक है, फंडामेंटली ठीक है, बट हाई पी आप पे कर रहे हैं इसको लेकर, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।